हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है स्थानीय सरकार के बारे में। यानी कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ भी रहे थे। ये जो वीडियो होगा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तभी ये चीजें जो है वो और आसानी से समझ में आएंगी। ये वीडियो को समझना और सिंपल और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो इस चैप्टर में बच्चों पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार जो है वो कितने लेवल की होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर देखा कि स्थानीय सरकार क्या होती है और स्थानीय सरकार के कितने अंग होते हैं, यानी कि स्थानीय सरकार कितने प्रकार की होती है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को क्या बोलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं। फिर उसका हेड कौन होता है, इन सारी चीजों के बारे में। और ये भी सीखा था कि आम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अब आगे जो हमारा पॉइंट है, जो पढ़ने वाली बात है, वो है मतदाता सूची। यानी कि इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि मतदाता सूची किसे कहते हैं, मतदाता सूची का मतलब क्या है। तो देखो बता रहा है क्या कि एक दिन संजना, क्या बोला यहाँ पे कि एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा। एक लड़की है जो क्लास 6 में ही पढ़ती है, उसका नाम है संजना। उसके घर पे एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि अपना परिचय बताते हैं कि हम क्या हैं, बीएलओ हैं। क्या है, बीएलओ। बीएलओ का मतलब बीएलओ, बीएलओ का मतलब बी से बूथ, एल से लेवल और ओ से ऑफिसर्स। यानी कि उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं क्या हूं, बूथ लेवल ऑफिसर हूं, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो मैं क्या हूं, बीएलओ हूं। क्या हूं, बीएलओ। अब ये बीएलओ क्या होता है, तो जहां पे वोटिंग होती है बच्चों, वो से बोलते हैं बूथ, पोलिंग बूथ बोलते हैं। तो उस बूथ को, बूथ के ऊपर, यानी कि उस पोलिंग बूथ के ऊपर, बूथ पे जितने भी वोट देने वाले लोग हैं, जितने भी एलिजिबल पर्सन, एडल्ट पर्सन, जिनका एज 18 प्लस हो चुका है, 18 ईयर से 18 ईयर से ज्यादा हो चुका है, उनका नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड करना। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम, या फिर कोई व्यक्ति वो बूथ छोड़ करके चला जा चुका है, दूसरी जगह चला जा चुका है, तो उसका भी नाम हटाने का काम कौन करते हैं, बीएलओ करते हैं। कौन करते हैं, बीएलओ। तो बस इतना याद रखो कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना और डिलीट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, बीएलओ का होता है। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन के आदेश पे जब डेट निकाला जाता है तो उसी समय ये प्रक्रिया को करने का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति ये काम करता है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और नाम डिलीट करने का काम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीएलओ। और बीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो व्यक्ति संजना के घर पहुंचे वो अपना परिचय किस रूप में दिए, बीएलओ के रूप में। और बीएलओ क्या होता है अभी बताया। अब देखो, वह मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि 2-3 महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा। यानी कि संजना को बताया कि देखिए, हम यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति जो अभी अभी 18 साल या 18 साल के ऊपर का हुआ है और उसका वोटर लिस्ट में नाम एडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नाम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगले कि आने वाले 2-3 महीने बाद क्या होने वाला है, पंचायत का चुनाव होने वाला है। और पंचायत का चुनाव होगा, इसका मतलब लोग क्या कर देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे। अपने ग्राम प्रधान, सरपंच, वार्ड, इन सभी लोगों का चुनाव करेंगे। इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही बीएलओ ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी, नाम एवं उम्र मांगी कि बताइए कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनका उम्र क्या है, उनका नाम क्या है। ये सारी चीजें पूछने लगे संजना से। तो संजना पूछती है कि आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं। तो बीएलओ साहब जो हैं वो बताते हैं कि मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने, इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। अब संजना पूछती है कि सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई एतस का नाम लिखिए। तो बीएलओ बोलते हैं कि नहीं, आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं। तो आपको यहां से क्या पता चला कि वैसे व्यक्ति, कौन लोग वोट दे सकते हैं हमारे देश में, वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, वैसे व्यक्ति क्या दे सकते हैं, हमारे यहाँ वोट दे सकते हैं। और जिनका उम्र 18 वर्ष यानी कि मान लो 17 वर्ष है, तो क्या वो वोट दे सकते हैं, नहीं। जिनका उम्र 15 वर्ष है, क्या वो वोट दे सकते हैं, नहीं। क्या जिनका उम्र
10 वर्ष है, क्या वो वोट दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो फिर कौन लोग दे सकते हैं? जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। तो ये बताते हैं संजना को। संजना कुछ सोचने लगी, तभी उसकी माताजी आ गई। कौन आ गई? उसकी माताजी आ गई। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र, अपने पति का नाम एवं उम्र बतलाया। बीएलओ ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया। अब देखो आगे कह रहा है क्या, कि अब प्रश्न हमसे पूछा है। पहला प्रश्न क्या है कि संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, संजना की एक बहन है जिसका उम्र कितना है? 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। अगर वो पास के गांव में रहती है और उसका उम्र 22 वर्ष है तो मतदाता सूची में उसका नाम क्या होना चाहिए? दर्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 22 जो है वो 18 वर्ष से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, आगे मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वोट देने के लिए जो लोग मतदान करेंगे उनका एक लिस्ट का होना अनिवार्य है, जिससे कि पता चल सके कि कौन कौन से लोग वोट देने वाले हैं। वोट देने वालों की लोगों की संख्या कितनी है ये पता चल सके, इसके लिए क्या बनाया जाता है? मतदाता सूची की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें। अगला हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ग्राम पंचायत का क्षेत्र। अब ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो कह रहा है क्या कि संजना पूछती है कि क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? ये पूछती है कि क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? तो बीएलओ बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। यानी कि एक गांव में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 7,000 या अधिक हो। यानी कि किसी भी एरिया को ग्राम पंचायत कब डिक्लेयर किया जाएगा, कब घोषित किया जाएगा? किसी भी एरिया को ग्राम पंचायत तब घोषित किया जाएगा जब उस एरिया का जनसंख्या कितना हो चुका हो? 7,000। कितना? 7,000 या इसके ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7,000 या 7,000 से ज्यादा का अगर इस एरिया का जनसंख्या होगा, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, पांच गांव को मिला करके अगर ये जनसंख्या पूरा होती है तो इस पूरे एरिया को क्या घोषित कर दिया जाएगा? ग्राम पंचायत। अगर मान लो ये कोई दो ही गांव मिल करके पूरे के पूरे 7,000 एरिया को कंप्लीट कर देता है तो दो ही गांव मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। या फिर मान लो 8 गांव को मिलाने से तब जाकर के वहां की जनसंख्या 7,000 पूरा होती है तो ये 8 गांव को मिला करके क्या बनेगा? एक ग्राम पंचायत बनेगा। तो एक ग्राम पंचायत में कोई निश्चित नहीं है कि कितने गांव होंगे। ये निश्चित किस चीज के ऊपर होगा कि वहां की जनसंख्या कितने गांवों को मिलाने से पूरा होती है, 7,000 या उससे अधिक, तभी वो क्या होगा? डिक्लेयर किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा? ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत क्या होता है, कितनी जनसंख्या पे घोषित होता है, ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्या कि इसलिए कहीं कहीं कई छोटे गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है। और मान लो ये कोई ग्राम पंचायत है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लो ये कोई ग्राम पंचायत है, जैसे यहाँ देखो, मान लो ये कोई क्या है? ग्राम पंचायत है। अब ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत को और छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा और इन छोटे भागों को क्या बोला जाता है? वार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वार्ड बोला जाता है। वार्ड। अलग अलग पूरे ग्राम पंचायत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उन छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलेंगे हम? वार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वार्ड। तो बोला है क्या? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। अब देखो ये तो सभी लोग मिलकर के ग्राम पंचायत और मुखिया का चुनाव किए, लेकिन ये जो छोटे छोटे वार्डों में एरिया जो विभाजित हुआ, यहां से भी लोग अपने लिए एक वार्ड का, एक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। उस प्रतिनिधि को क्या बोलेंगे हम? वार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वार्ड। अब देखो कह रहा है क्या कि जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर के मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी कि जो गांव का मुखिया होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? तो उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। यानी कि एक व्यक्ति अगर वो मुखिया का चुनाव जीत गया तो कितने वर्षों तक मुखिया रह सकता है? तो वो 5 वर्षों तक रह सकता है। कितने? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद क्या होगा? मुखिया जी गायब हो जाएंगे। मुखिया जी को फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमने आपके लिए काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए। और अगर वो जनता के लिए काम करेंगे तो जनता उन्हें दोबारा जिताएगी, नहीं तो जनता उन्हें वापस भेज देगी, कहेगी कि मुखिया जी अब रहने दीजिए, अब दूसरे व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे। आगे देखिए अब कह रहा है क्या कि वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं
वो और मुखिया के नहीं रहने पे कार्य करता है। और जो उप मुखिया होता है, वो मुखिया जब मान लीजिए मुखिया जी बीमार पड़ गए या फिर कहीं चले गए दूसरे काम के लिए और बहुत जरूरी काम है, तो फिर मुखिया जी की अनुपस्थिति में वो जो उप मुखिया है वो मुखिया के रूप में काम करता है। आगे देखो, अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले या मोहल्ले के हो जाए तो दूसरे मोहल्ले या टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? तो बीएलओ बोलते कि नहीं नहीं ऐसा ना हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी कि भी बताया कि ये छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ये वार्ड सदस्य बोलते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है। देखो, तो ग्राम पंचायत का कौन हेड हुआ? ये जो व्यक्ति जिसकी चुनाव करेंगे वो मुखिया हो गया या फिर ग्राम प्रधान हो गया। लेकिन सरकार के द्वारा मतलब हर एक राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत का प्रतिनिधि होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंचायत सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पंचायत का सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। किसका सचिव होता है? ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पंचायत सचिव। और ये जो सचिव है, सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि नियुक्त ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना होता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा, जिसका नियुक्ति कौन करता है? राज्य की सरकार करती है। कौन करती है बच्चों? राज्य की सरकार ये पंचायत सचिव की नियुक्ति करती है। और ये पंचायत सचिव की कार्य क्या होता है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाना, यानी कि जिससे गांव के जितने भी वयस्क लोग हैं सभी लोग आकर के मुद्दों के ऊपर डिस्कस करें और जो भी बिंदु मतलब उठाया जा रहा है चर्चा में, उसको क्या करना? रजिस्टर पर अंकित करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना कि कौन कौन सी बातों के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है आरक्षण की व्यवस्था। अब ये आरक्षण की व्यवस्था क्या है? तो पहले तो ये सीखो आरक्षण का मतलब क्या होता है। आप क्लास 6 में हैं, तो आरक्षण का मतलब क्या होता है? पहले इंग्लिश में से बोलते हैं बच्चों रिजर्वेशन। आरक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण वो है। ठीक है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। अभी आरक्षण क्या है पहले ये देखो। जैसे आप लोग ट्रेन में गए होंगे, ठीक है, आप लोग ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, तो ट्रेन में क्या होती है? बहुत सारी बोगियां होती है ना। ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती है, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और उनमें खिड़कियां भी होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब मान लो ट्रेन में आप जाते हैं तो ट्रेन में देखोगे कि एक होता है जनरल बोगी। क्या होता है? जनरल बोगी, जिसमें आप टिकट लीजिए अभी प्लेटफॉर्म से और चढ़ जाइए और जहां आपको सीट मिले वहां पे बैठ जाइए, जो भी धक्का मुक्की करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन एक जो बॉगी होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं? स्लीपर लिखा होता है। क्या लिखा हुआ होता है बच्चों? स्लीपर क्लास। और एक होता है एसी, होता है ना। तो ये जो स्लीपर क्लास हो गया और ये जो एसी बोगी हो गया, इसमें आप बिना इसका टिकट लिए हुए स्लीपर क्लास का या फिर एसी क्लास का लिए हुए टिकट आप इस बोगी में चढ़ गए तो आपको क्या कर लिया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। किसके द्वारा? टीटी साहब के द्वारा। और पकड़ करके क्या लगा दिया जाएगा? फाइन लगा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? आपने जनरल बोगी का प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर के चढ़े ही तो थे, आपके पास भी टिकट था। लेकिन अगर इस बोगी में हमने चढ़ा, इस डब्बे में हमने चढ़ा, तो क्या हो गया? मेरे ऊपर फाइन हो गया। स्लीपर क्लास में चढ़े या फिर एसी क्लास में, जबकि जनरल डब्बे में चढ़े तो टीटी साहब पूछे भी नहीं कि हाँ टिकट दिखाइए, जनरल का था, हमने दिखा दिया। लेकिन अगर स्लीपर क्लास और एसी में चढ़ा तो टीटी ने क्यों पकड़ लिया और मेरे ऊपर फाइन कर दिया? फाइन लग जाता है। तो इसके पीछे रीजन है बच्चों रिजर्वेशन का। किसका? रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का मतलब देखो, जब यात्रा का जब डेट आता है उस समय जब गाड़ियां स्टार्ट चलने वाली होती है, उसके पहले ही लोग क्या कर लेते हैं? इस डब्बे में जितनी भी सीटें हैं उसके ऊपर जिनको जिनको जाना होता है उस सीट का अपना क्या कर लेते हैं? ऑलरेडी बुकिंग कर लेते हैं, पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं, यानी कि रिजर्वेशन कर लेते हैं। और जो व्यक्ति पहले ही सरकार को पैसा दे देती कि देखिए भाई एक सीट मेरे नाम में होना चाहिए, तो उसके नाम का हो जाता। अब दूसरा व्यक्ति उस सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता, दूसरा व्यक्ति उस सीट के ऊपर यात्रा नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति इस अपने नाम से इसकी बुकिंग करवाया है वही व्यक्ति इस सीट के ऊपर जाने का हकदार होता है। यही जो व्यवस्था है उसे क्या बोलते हैं हम? रिजर्वेशन। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम जो सीट हो गया वही व्यक्ति उस सीट से
वो वही व्यक्ति उस सीट से यात्रा कर सकता है। इसका मतलब हुआ रिजर्वेशन। तो पंचायत में रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? तो पंचायत में रिजर्वेशन का मतलब जैसे हम लोग देखे ना कि मुखिया का सीट होता है, ठीक है, मुखिया जी चुनाव लड़ते हैं, सरपंच होते हैं, या फिर बहुत सारे पंचायत समिति होता है। तो ये जो सीटें हैं जहां से लोग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो कुछ सीटों को कुछ व्यक्तियों के लिए ऑलरेडी घोषित कर दिया जाता है। जैसे हमारे देश में हमारी जितनी भी जातियां उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर ओबीसी हो गया। ओबीसी में भी देखोगे BC1 BC2 ईबीसी होता है, ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो ये जो लोग हैं ना, तो जितने भी पिछड़े लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब गरीब है, या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके कास्ट का यानी कि उनके वर्ग का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं है, वो लोग इतने कमजोर हैं कि इलेक्शन में फाइट नहीं कर सकते जनरल लोगों के साथ। तो फिर उसके लिए सरकार क्या करती है कि उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके, वो भी सरकार चलाने में भागीदारी उनकी भी हो सके। इसके लिए कुछ सीटों को उनके नाम यानी कि उनके ग्रुप के नाम यानी कि उनके कैटेगरी के अनुसार सीटों को रिजर्व कर दिया गया। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर सीट उस कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ इस सीट से उसी कैटेगरी से आने वाले लोग क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखिए, ये मान लो ये कोई सीट है, ठीक है, यहाँ पे ये इस बोल दिया गया कि ये एससी कम्युनिटी से आने वाले लोग ही इस सीट से खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से न तो ओबीसी वाले खड़े होंगे, न जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लोग खड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ एससी कम्युनिटी से आने वाले लोग ही कैंडिडेट ही इससे सीट से खड़े होंगे। और जब इलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ एससी कम्युनिटी ही जीतेगा। तो देखो, तो अगर ये जीत गया तो मुखिया बन गया, तो कौन बन गया, एससी कम्युनिटी का बन गया, इस प्रकार से। और हमारे राज्य में तो कुछ सीटें जो हैं 50% आप देखिएगा कि पंचायत में किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, महिलाओं के लिए। यानी कि वहां से सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ी हो सकती है, महिलाएं ही खड़ी हो सकती है, पुरुष खड़े नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जब आप और बड़े होइएगा तो इन सारी चीजों के बारे में और ही डिटेल से समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि रिजर्वेशन क्या है, बहुत सारी चीजें। अभी आपको इतने सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए, तो बोल रहा है क्या कि बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें यानी कि 50% आरक्षित की गई हैं। आरक्षित करने का मतलब कि वहां से सिर्फ वही व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो, आगे हमें पढ़ना है ग्राम पंचायत के कार्य। तो अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, ग्राम पंचायत जो वो किस प्रकार से अपना काम करती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।